स्टडी पाथ चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के 5 सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, हरे पौधे में होते हैं। तो ये बात तो आपका जनरली सही होता है। रीजन है इसका, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो आपका रीजन सही है। और जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में ही देखे जाते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका असर्शन है, वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो बीज होते हैं उसके जर्मिनेशन के लिए, अंकुरन के लिए पानी का होना आवश्यक है। ये बात तो सही है, क्योंकि बिना वाटर के सीड जर्मिनेट नहीं करता है। इसका रीजन देखिए, वाटर एक्टिवेट्स इंजाइम्स दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वाटर एक्टिवेट करता है सारे एंजाइम्स को। तो आपका रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड क्वेश्चन है, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। इसका रीजन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज वीकर दैन दैट ऑफ अर्थ। तो आपका असर्शन में है कि चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये बात तो आप सही है। तो आपका रीजन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून का, वो बहुत ही अर्थ के कंपेरिजन में कम है, जिसके कारण क्या होगा कि जितना भी वायुमंडल में जो वस्तुएं होगी, गैस होगी, वो सब क्या होगा, उसके सरफेस से बाहर चला जाएगा, इसलिए उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन सही है और करेक्ट भी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे देखिए कि रीजन में आपका 2-3 चीज़ों से एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता है, कि जिसमें दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, आपका एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग भी कम होगा, तो भी आपका ये आंसर सही होने वाला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। असर्शन में है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब कभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो ये बात आपका सही है। इसका रीजन देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक अपनी गति जारी रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो ये बात सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर चेंज कर दिया जाए कि लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आने वाला है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। असर्शन देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। इसका रीजन देखिए, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट अलाउ देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करता है। तो जो भी मेटल्स होते हैं उसके आउटर ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन और रीजन, और इसका रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन भी इसका दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। किसी भी तरह का कमेंट या सजेशंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में अप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।